अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? बाकी लोगों को कह दो जल्दी से काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत याद हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे तो लेट मी नो। जज़ाकल्लाह बेटा। ओके वेल, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी? फाइन बेटा। हमने लास्ट क्लास में नोज़ के बारे में डिस्कस किया था। क्या आप बता सकते हैं कि नोज़ के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? व्हाट आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ नोज़? ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज़ के हमने फंक्शन डिस्कस किए थे। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं बेटा? ओके, ब्यूटिफिकेशन, सेंस ऑफ स्मेल, वेरी गुड, ठीक है। ओके, आज हम बुक से देख लेते हैं, स्लाइड से देख लेते हैं कि नोज़ के डिफरेंट क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। बाकी उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। होप सो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रही। कि बाकी लोग कब तक ऑनलाइन हो जाएंगे बेटा? पहली क्लास में कितने लोग थे? अच्छा, ओके 26 थे। तो अभी ये 14 जो हैं। ओके ओके वेल, लेकिन आपको बता दूं कि यूएचएस में आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपकी अटेंडेंस चार्ट होती जाएगी, और अटेंडेंस चार्ट होएगी तो आपके कॉलेज वाले आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। ये बात याद रख लीजिएगा। जो लोग नहीं अटेंड कर रहे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन डेफिनेटली दे विल सफर। बेटा कॉलेज ओपन होने के बाद डेफिनेटली जैसे पहले क्लासेस होती थी वैसे ही होंगी, लेकिन अभी तक आप लोगों का क्लासेस आप लोगों के लिए कॉलेज ओपन नहीं हो रहा। आपके सीनियर बैचेस के लिए कॉलेज ओपन हो रहा है।
एनी हाउ रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब जैसे ही इंटर एयर इंस्पायर्ड एयर नोजल कैविटी से इंटर होती है, नोस्ट्रल से इंटर होती है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ पे प्रोजेक्टिंग कोंकाई पड़े होते हैं। कोंकाई से सिंगुलर होता है, कोंकाई उसका प्लूरल। ये क्या करते हैं, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बेसिकली जो नेजल कैविटी है उसका सरफेस एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। बेटा 15 से आप लोग आई थिंक नहीं जाएंगे कॉलेज। ओके, तो ये सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने के रिजल्ट में वहाँ पे लुब्रिकेशन होना शुरू हो जाती है, एयर की वार्मिंग होना शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिफिकेशन होना शुरू होती है और फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। ये 3-4 प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहला काम ये है कि वार्मिंग कैसे होती है, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड वेसल का जो नेटवर्क होता है कैपिलरी बेड, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं और वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और लास्ट क्लास में हम एपिस्टेक्सिस के बारे में भी डिस्कस किया था कि एपिस्टेक्सिस क्या होती है, कि नोज ब्लीड होना शुरू हो जाता है। अब नोज ब्लीड क्यों होता है, क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर जो स्मॉल कैपिलरीज पड़ी होती हैं या कैपिलरी बेड पड़े होते हैं, वो कैपिलरी रैप्चर हो जाती हैं, वो ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती हैं। रैप्चर होने के रिजल्ट में नोज से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ नोन एज एपिस्टेक्सिस। तो इसलिए जो नोज़ है, ये नेज़ल कैविटी है, उसके अंदर जो मिकोज़ा है या मिकोज़ल लाइनिंग है, उसको एक वाइड स्प्रेड वेस्कुलरिटी प्रेजेंट है, वाइड स्प्रेड या इमेंस वेस्कुलरिटी प्रेजेंट है। उसकी वजह से जो एयर जैसे ही नोस्ट्रल से ट्रैप करके रेस्पिरेटरी एयरवे में जा रही होती है, तो ये वार्म होना शुरू हो जाती है। ओके, दूसरी कंडीशन है फिल्टरिंग और क्लीनिंग। अब ये फिल्टरिंग और क्लीनिंग कैसे होती है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हम देखें तो नोस्ट्रल्स के अंदर, नोज के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेयर क्या करते हैं, ये कोई भी लार्ज पार्टिकल्स या कोई भी स्मॉल पार्टिकल जो पास आउट हो के नोजल कैविटी से एयरवे में जाना चाह रहा होता है, तो ये जो हेयर्स होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप कर करके एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। इधर वो कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई वायरस बैक्टीरियाज हो सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी है। बेटा हेयर और सीलिया में डेफिनेटली डिफरेंट फर्क है। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, डेफिनेटली बेटा नेजल कैविटी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कैपिलरीज, इमेंस वेस्कुलरिटी। आप ये कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज भी हैं और इमेंस वेस्कुलरिटी रिक्वायर्ड है। इसलिए जैसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये सर्टेन कंडीशन, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे क्या हुआ है कि वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है। वेजो कंस्ट्रक्शन होने के रिजल्ट में ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती है। डायमीटर कम हुआ, पीछे से ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, फ्लो ज़्यादा थी, फ्लो ज़्यादा होने के रिजल्ट में ब्लड वेसल रैप्चर होएगी। जैसे ब्लड वेसल रैप्चर होगी तो ब्लीड होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ नोन एज एपिस्टेक्सिस। ओके, फिल्टरिंग और क्लीनिंग की बात कर रहे थे। तो नेजल एयर जो हैं, नेजल हेयर जो हैं, उन्होंने क्या करना है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है, तो बैक्टीरियाज आ रहे हैं, वट कुछ भी है, उसको उन्होंने ट्रैप करना है। और साथ में मिकोजल लाइनिंग पड़ी होती है, मिकोजा म्यूकस सेक्रेट हो रहा होता है। इन्होंने ट्रैप किया, ट्रैप करने के रिजल्ट में जो मिकोजल लाइनिंग थी उसके साथ वो पार्टिकल अडेयर होना शुरू हो जाता है, अटैच हो जाता है। और अटैच होते होते एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये लेयर क्या करती है, समटाइम्स कि इरिटेशन, नोज के अंदर इरिटेशन काज कर रही होती है और इस इरिटेशन की वजह से सनीजिंग रिफ्लेक्स भी एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे जैसे म्यूकस सेक्रेट होता रहेगा, तो जो नेजल कैविटी है, ये लाइनिंग ऑफ नोज है, वो ड्राई नहीं होगी। अगर अगर किसी वजह से म्यूकस सेक्रेट नहीं हो रहा, म्यूकस सेक्रेट ना होने के रिजल्ट में जो नेजल कैविटी है, जो लाइनिंग ऑफ नोज है, वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ड्राई आउट होंगी तो अगेन ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देती हैं।
दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले गए हैं, सपोज जो सीलिया थे, ये जो नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस था वो सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं हुआ, वहाँ पे उसकी ट्रैपिंग नहीं हुई, ट्रैपिंग नहीं हुई, ट्रैपिंग ना होने के रिजल्ट में आपने क्या किया, वो नेजल कैविटी के अंदर जो सिक्रीशंस थी वो आपने सवालों कर ली हैं, थॉट के अंदर चली गई हैं। जैसे ही सवालों करेंगे तो या तो आप उसको इनगल्फ कर लेंगे, जीआईटी में चले जाएंगे, स्टमक के अंदर चले जाएंगे, अगर इनगल्फ नहीं करेंगे तो वो कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देते हैं, और कफ करने के बाद आप उसको एक्सपेक्टोरेट कर देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं। इस तरह ये फिल्टरिंग और क्लीनिंग हो रही होती है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है ह्यूमिडिफिकेशन। अब ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे जो एयर है ये डाउनवर्ड ट्रैवल करना शुरू कर देती है, तो उसके साथ वाटर वेपर्स अकमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। अगर ये वाटर वेपर्स अकमुलेट ना हो, ड्राई एयर पास आउट होना शुरू हो जाए, तो अगेन ये नेजल मिकोजा को इरिटेट करती है। जैसे ही नेजल मिकोजा इरिटेट होएगा तो अगेन स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। इसलिए ताकि जो इरिटेंट्स आ रहे हैं नोजल मिकोजा के अंदर उसको एक्सपेल आउट किया जा सके। इस तरह ये स्नीजिंग और कफिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो रही होती है। ये फंक्शन ऑफ नोज की हम बात कर रहे थे, राइट। ओके। इसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल होती है। नोज इज ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्शन, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑल्फैक्शन होती है। अब नर्व एंडिंग्स जो कि रूफ ऑफ द नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्रिबरी फॉर्म पैलेट के अंदर, इन्होंने क्या करना होता है, कोई भी स्मेल आ रही है, इधर वो प्लीजेंट सेंसेशन है, बट किस तरह की सेंस ऑफ स्मेल है उसको इन्होंने डिटेक्ट करना होता है। डिटेक्ट करने के बाद ये नर्व एंडिंग्स में ऑल्फैक्टरी नर्व को बताना होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व ब्रेन की तरफ मैसेज कन्वे करती है और ब्रेन उस चीज़ को असेस कर रहा होता है कि व्हाट एवर द स्मेल इज दैट। ओके। तो ये 4 से 5 काम होते हैं जो नॉर्मली नोज के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। तो आप ये अगर एक दो स्लाइड्स पढ़ लें, इसमें अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो लेट मी नो। आप 2 से 3 मिनट ले लें, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो लेट मी नो। जिसमें हमने वार्मिंग, फिल्टरिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन और क्लीनिंग और सेंस ऑफ स्मेल के बारे में डिस्कस किया है, राइट। ये आप 2 से 3 मिनट लें, इसको पढ़ें ज़रा। उसके बाद नेक्स्ट हम फियरिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
बेटा 15 से कॉलेज ओपन हो जाएंगे, लेकिन माइट भी आप लोगों की क्लासेस आफ्टर यूएचएस एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट हों। पढ़ लिया? जी 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 मैडम, जी मैडम, जी बोलिए। ओके बेटा, अगर मैम ने बोला तो फिर डेफिनेटली आपको जाना होगा, लेकिन आप लोगों को बता दिया जाएगा, मैसेज ग्रुप के थ्रू कन्वे कर दिया जाएगा। देखते हैं अब क्या बनता है, अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अगर होता है तो फिर मैम आपको कन्वे कर देगी, ठीक है। ओके, ये नोट्स के फंक्शन पढ़े हैं बेटा, अगर इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो लेट मी नो, उसके बाद हम पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, फेयरिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम फेयरिंग्स की लोकेशन और स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर फेयरिंग्स की पोजीशन के बारे में डिस्कस करें तो फेयरिंग्स 12 टू 14 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जो बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड होकर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक पहुंच रही होती है, ठीक है। Lies behind the nose, mouth and larynx and is wider at its upper end. और अगर इसके हम एसोसिएटेड आर्गन देखेंगे, एसोसिएटेड आर्गन कौन कौन से हैं? ओके, तो सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल प्रेजेंट होती है, इंफीरियरली एसोफेगस प्रेजेंट होता है, डाउनवर्ड आ रहा होता है, इंटीरियरली नोज की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माउथ और लेरिंक्स प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियरली अगर हम बात करते हैं तो इनवॉल्यूंटरी मसल एंड बॉडीज ऑफ द फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। इस तरह फेरिंग्स है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज नेसोफेरिंग्स, अदर वन इज ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड वन इज लेरिंजियोफेरिंग्स। बेटा ये आवाज़ आपको नहीं आएगी, उम्मीद है। नेसोफेरिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो नेसोफेरिंग्स द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट।
इसके अलावा लेटरल वॉल के ऊपर ऑल्ट्री ट्यूब प्रेजेंट होती है जो मिडल ईयर तक पहुंच रही होती है। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो फ्रेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फाइड टिश्यू के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये जब बच्चे छोटे होते हैं 7 ईयर से कम होते हैं तो इनके अंदर ये विजिबल होते हैं, और आफ्टर 7 ईयर ये ग्रेजुअली इनके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आती हैं और ये एट्रोफी हो जाती है इनकी। एट्रोफी का मतलब ये होता है कि इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये श्रिंक हो जाती हैं। तो नेजोफेरिंक्स के अंदर क्या चीज़ है कि नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। लेटरल वॉल के अंदर 2 ओपनिंग होती हैं, ऑल्ट्री ट्यूब्स जो कि हर एक मिडल ईयर तक पहुंच रही होती है। ओके, पोस्टीरियर वॉल के साथ आप नहीं रुकेगी बेटा, आवाज़ नहीं आप रुकती। पोस्टीरियर वॉल के साथ फ्रेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एडिनाइड्स भी कहा जाता है। इनके अंदर बेसिकली ये एडिनाइड्स या फ्रेंजियल टॉन्सिल होते क्या के लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है इन्होंने इनगल्फ करना होता है, लेकिन ये 7 ईयर्स तक प्रोमिनेंट होते हैं। उनके बाद 7 ईयर्स के बाद इनके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और ये श्रिंक हो जाती हैं। अगर 7 ईयर्स के बाद इनके अंदर एट्रोफिक चेंजेस नहीं आती, ये श्रिंक नहीं होते, तो देन इनको रिमूव करवाया जाता है। जो टॉन्सिल्स हैं उनको रिमूव करवाया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। दैट प्रोसीजर इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी भी होती है अगर एडिनाइड्स भी एट्रोफिक चेंजेस नहीं आई, उनके अंदर श्रिंक नहीं हुए, तो ये टॉन्सल के साथ साथ जो एडिनाइड्स होते हैं उनको भी रिमूव करवा दिया जाता है। तो एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी उस प्रोसीजर का नाम है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंग्स का सेकेंड पार्ट जो होता है ओरोफेरिंक्स होता है। अब ओरोफेरिंक्स के अंदर क्या होता है कि द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइन बिहाइंड द माउथ एक्सटेंडेड फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब जो नेजोफेरिंक्स था वो कहाँ पे लाई कर रहा था, वो नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स था। ये ओरोफेरिंक्स है, ये ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है। वो नोज के बिहाइंड लाई कर रहा होता है, ये माउथ के बिहाइंड लाई कर रहा होता है। जो ओरोफेरिंक्स है ये माउथ के बिहाइंड लाई करता है, और जो नेजोफेरिंक्स है ये नोज के बिहाइंड लाई कर रहा होता है। अब वो सॉफ्ट पैलेट के अबव लाई करता है, सॉफ्ट पैलेट के, लेकिन जो ओरोफेरिंक्स है ये बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसमें वहाँ पे 2 ओपनिंग हो रही थी जिनको ऑल्ट्री ट्यूब्स कहा जाता है, और डायरेक्ट वो मिडल एयर तक पहुँच रही होती थी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो लेटरल वॉल्स होती हैं वो फेरिंक्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, सॉफ्ट पैलेट के साथ अटैच हुई होती हैं, लेकिन दोनों साइड पे 2 फोल्ड बना रही होती हैं। दोनों साइड पे एक एक फोल्ड बना रही होती हैं। अब ये जो फोल्ड होते हैं ये अगेन लिम्फाइड टिश्यू होते हैं और इनको पैलेटाइन टॉन्सिल कहा जाता है। नेजोफेरिंक्स के अंदर जो लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट है उनको फ्रेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है। जो ओरोफेरिंक्स के अंदर टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं या लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट है उनको पैलेटाइन टॉन्सिल कहा जाता है। अब ये बातें याद रखिएगा, ये दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन कोई एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि नेजोफेरिंक्स जो है ये नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स है और ओरोफेरिंक्स ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स है। अब जो नेजोफेरिंक्स है ये बिहाइंड द नोज लाई कर रहा होता है, और जो ओरोफेरिंक्स है ये बिहाइंड द माउथ लाई कर रहा होता है। नेजोफेरिंक्स के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं जो कि आर्टरी ट्यूब्स की तरफ ओपन हो रही होती हैं, जो कि एक आर्टरी ट्यूब 1 एयर को लीड कर रही होती है, पहुंच रही होती हैं। अब जो नेजोफेरिंक्स हैं उसके अंदर जो लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको फ्रेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है, एडिनाइड्स भी कहा जाता है, और जो ओरोफेरिंक्स है उनके अंदर जो लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको पैलेटाइन टॉन्सिल कहा जाता है। अब ओरोफेरिंक्स के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग स्वेलविंग द नेजल एंड ओरल पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द सॉफ्ट पैलेट एंड यूला। अगर आप ओरल कैविटी को ओपन करके देखें तो सामने से आपको एक प्रोजेक्शन नजर आती है जिसको यूला कहा जाता है। अब ये यूला वॉइस में भी हेल्प आउट कर रहा होता है, और इसके अलावा जब आप स्वालो कर रहे होते हैं तो नेजल और ओरल पार्ट्स को सॉफ्ट पैलेट और यूला सेपरेट कर रहा होता है। सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है, और देन यूला बड़ा होता है। और अगर सर्टेन कंडीशन जिसमें कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस अगर किसी वजह से यूला को इन्फेक्ट कर देता है तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन को यूलाइटस भी कहा जाता है। यूलाइटस के यूला की इन्फ्लेमेशन हो गई है।
अगर यूला की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो आप प्रॉपरली कोई भी चीज़, कोई भी वॉइस को प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ बैठ गई है, आप बोल नहीं सकते, तो ये सेम कंडीशन जब यूलाइटस हो जाता है तो आप बोल नहीं सकते। तो मेन इसका जो रोल है ये वॉइस में हेल्प आउट कर रहा होता है। ओके, तीसरी कंडीशन है लेरेंजियोफेरेंक्स। लेरेंजियोफेरेंक्स में होता है कि ये लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स जो कि ओरोफेरेंक्स के अबव और बिलो द एसोफेगस लाई कर रहा होता है, 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होती हैं। अब ये सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सब म्यूकोसा होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। ये 3 तरह से लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है, देन सब म्यूकोसा पड़ा होता है, देन स्मूथ मसल्स होती हैं, एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो म्यूकोसा होता है ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर लाई कर रहा होता है, लेकिन इसकी जो स्मूथनेस है, इसकी जो वेस्कुलरिटी है, वो डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट होती है। अब नेजोफेरिंक्स के अंदर ये कंटिन्यूसली लाई करने के साथ साथ नोज तक पहुंचा होता है और वहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, समाल प्रोजेक्शंस होते हैं। इसलिए कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल जाता है तो ये फॉरेन से पहले उसको ट्रैप कर लेते हैं ड्यू टू सीलिया, ड्यू टू सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की वजह से। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, कोई वायरसेस जा रहे होते हैं, कोई बैक्टीरिया जा रहा होता है, कोई डस्ट पार्टिकल जा रहा होता है, वट एवर कोई भी कंडीशन है, इसने क्या करना होता है, उसको ट्रैप कर लेना होता है। उसके बाद जैसे ये लरेंजियोफेरिंक्स तक आता है तो लरेंजियोफेरिंक्स तक पहुंचते पहुंचते दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके बेटा, मैं ये बता रहा था, स्लो स्लो हो जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। म्यूकस मेम्ब्रेनिक लाइनिंग के बारे में बात कर रहा था। तो ये बेटा ये जो म्यूकोजा होता है ना, ये डिफरेंट रीजन के अंदर इसको जो वेस्कुलरिटी है वो वेरी कर रही होती है, जो इसका साइज है वो वेरी कर रहा होता है, जो इसकी स्मूथनेस है वो वेरी कर रही होती है। अगर हम नेजोफेरिंक्स की बात करें, नोज की बात करते हैं, तो नोज के अंदर ये सीलिएटेड कॉलम और एपिथेलियम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसलिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल जा रहा होता है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि नोज के अंदर ट्रैप हो जाता है। अब वो ट्रैपिंग कौन कर रहा होता है, ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम उसको कर रहे होते हैं। अगर हम ओरोफेरिंक्स और लेरेंजियोफेरिंक्स की बात करें तो ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आप ये कह सकते हैं कि जो नेजल म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट है या जो म्यूकोजा प्रेजेंट है उसको कहा जाता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, और जो ओरोफेरिंक्स और लेरेंजियोफेरिंक्स के अंदर प्रेजेंट है उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। सेम विद स्टमक और एसोफेगस तक ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाई कर रही होती हैं। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो जैसे ही आप खाना खाते हैं ना तो स्टमक के अंदर इतना ज़्यादा एसिड सेक्रेट हो रहा होता है कि वो स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन अब वो डिस्ट्रक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। सेम कंडीशन विद अगर हम लेरेंजियोफेरिंक्स की बात करते हैं या ओरोफेरिंक्स की बात करते हैं या एसोफेगल लाइनिंग की बात करते हैं, तो जो एसोफेगल है उस एसोफेगस है उसके अंदर भी ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। इसलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि these epithelium are more protective than columnar ciliated columnar epithelium। जैसे ही आप फूड खाते हैं उसके अंदर कोई हार्ड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, सॉफ्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, हार्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो स्वेलिंग के दौरान अगर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का एसोफेगस ना बना होता तो वहाँ पे एब्रीजन होना शुरू हो जाती, वहाँ पे इंजरी होना शुरू हो जाती। समटाइम आप कंपटीशन में होते हैं, खाना को आप प्रॉपरली चीव ही नहीं करते, जब चीव नहीं करेंगे तो लार्ज बोलस आपके एसोफेगस से पास आउट हो रहा होता है। अगर वो लार्ज बोलस यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट ना होती तो ये एसोफेगस रैप्चर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मोस्टली आप लोगों ने एक डिजीज सुनी होगी दैट इज नोन एज GERD, GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें स्टमक के कंटेंट एसोफेगस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं।
अब अगर ये यहाँ पे मिकोजल लाइनिंग प्रेजेंट ना होती, स्केमस एपिथेलियम लाइनिंग ना प्रेजेंट होती, तो वो स्टमक के कंटेंट जो एसोफेगस में आ रहे हैं वो भी एसोफेगस की इंजरी काज कर देते, एसोफेगस को बर्न आउट कर देते। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू अल्लाह जिसने आपके एसोफेगस और स्टमक की लाइनिंग को इतना स्ट्रांग बनाया है कि उसके ऊपर ना HCl इफेक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है, और ना ही अदर कोई चीज़ें। लेकिन जब इसकी लेयर्स वीक होना शुरू हो जाती हैं देन HCl उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जब मिकोजल प्रोटेक्टिव बैरियर डिक्रीज हो जाती हैं, जिसमें म्यूकस जो सिक्रीट हो रहा था, सपोज अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होएगा, ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगी, तो इजी टू डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके बाद सबमिकोजा होता है। सबमिकोजा के अंदर क्या होता है कि द लेयर ऑफ टिश्यू बिलो द एपिथेलियम, उसको सबमिकोजा कहा जाता है। सबमिकोजा के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्रेजेंट होती है वो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, क्योंकि हमने मार्ड के बारे में डिस्कस किया था, मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। तो सबसे ज़्यादा मार्ड, सबसे ज़्यादा लिम्फाइड टिश्यू सबमिकोजा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये लिम्फाइड टिश्यू क्या करती हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होता है, कोई भी बैक्टीरिया पहुंच रहा होता है, तो इसको उन्होंने इनगल्फ करना होता है। सेम कंडीशन अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो वहाँ पे टॉन्सल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टॉन्सल्स हैं ये क्या है, बेसिकली लिम्फाइड टिश्यू हैं। अब ये लिम्फाइड टिश्यू अगेन क्या कर रहे होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया जो ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है उसको इन्होंने इनगल्फ करना होता है, किल करना होता है। सर्टेन कंडीशन जिसमें ओरल कैविटी के अंदर लिम्फाइड टिश्यू बैक्टीरिया या वायरसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो ये अपनी इन्फ्लेमेशन काज करवा देते हैं, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। जब टॉन्सल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है, और इसको जब सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो टॉन्सिलेक्टमी कहा जाता है। टॉन्सल्स इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सल्स है, और when the tonsils are removed, surgically removed, that procedure is known as tonsillectomy। उसके बाद उसके बाद स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल में क्या होता है कि फ्रेंजियल मसल्स हेल्प टू कीप द फेरिंग्स परमानेंटली ओपन सो दैट द ब्रीदिंग इज नॉट इन्फेक्टेड विद ओके। अब इसके अंदर फ्रेंजियल मसल के अंदर क्या होते हैं कि फ्रेंजियल मसल प्रेजेंट होते हैं, और ये मसल स्मूथ मसल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है कि ब्रीदिंग को इंटरप्शन से बचा रहे होती हैं। लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर सपोज आप अल्कोहल ले रहे हैं, कोई सेडेटिव हिप्नोटिक्स ले रहे हैं, या कोई एनेस्थीसिया की मेडिसिन ले रहे हैं, या कोई एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले रही हैं, तो क्या करती हैं वो स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती हैं। ये जो फ्रेंजियल मसल्स हैं ना, इनको रिलैक्स कर देती हैं। जैसे ये रिलैक्स हो जाते हैं तो ये एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देती हैं। एयरवे की जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो उसके रिजल्ट में आप रिपीटेडली अवेक होना शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो एयरवे को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं वाइल्ड स्लीपिंग, उसको कहा जाता है स्लीप एपनिया। कि अगर आप सोए हुए हैं, सपोज करें आप सोए हुए हैं, तो आपकी मसल्स, ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो फेरेंक्स हैं उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, या जो एयरवे है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो उसके रिजल्ट में जैसे ही आपका एयरवे ब्लॉक होएगा तो आप फ़ौरन से पहले उठ जाएंगे। उसको कहा जाता है स्लीप एपनिया, या एक कंडीशन है जिसमें डिजीज़ है मस्थीनिया ग्रेविस है। मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है कि स्मूथ मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर फटीग होना शुरू हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में भी स्लीप एपनिया के केसेस सामने आ रहे होते हैं। इसी वजह से ये जो स्नोरिंग होती है उसमें ये हो रहा होता है कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो फेरेंक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्मूथ मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं, और स्मूथ मसल रिलैक्स होने के रिजल्ट में जो फेरेंक्स की ओपनिंग है वो ब्लॉक हो रही होती है, या पार्शियली ओपन हो रहे होते हैं। और पार्शियली ओपन होने के रिजल्ट में जैसे एयर ट्रैप होएगी, एयर पास आउट होएगी, तो वॉइस प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज स्नोरिंग। और स्नोरिंग अगेन स्लीप को भी डिस्टर्ब कर रही होती है। इसके अलावा कंस्ट्रिक्टर मसल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपने स्वालो करना है, स्वालो करने के रिजल्ट में कंस्ट्रिक्टर मसल्स ने फेरिंग्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना होता है, और जैसे ही कंस्ट्रिक्शन होगी तो फूड को बैक एसोफेगस के अंदर चला जाएगा। अगर ये कंस्ट्रिक्टर मसल भी प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो फूड है फेरिंग से एयरवे के अंदर चला जाएगा, एयरवे के अंदर जाएगा तो अगेन कफ रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाती है। ओके, स्मूथ मसल के अंदर अगेन बेटा बता देता हूँ, डोंट वरी। मैंने ये बताया है
कि जो फ्रिंजियल मसल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि फेरिंग्स को परमानेंटली ओपन करके रखते हैं ताकि जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन एक ऐसी कंडीशन या ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि पेशेंट ले रहे होते हैं जिनके अंदर एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हैं, डिप्रेशन की मेडिकेशंस हैं, अल्कोहल है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं। अब ये क्या करती हैं, ये मसल को रिलैक्स कर देती हैं। अब जैसे स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं या फ्रिंजियल मसल रिलैक्स होती हैं, तो फेरिंक्स ने परमानेंटली ओपन होना होता है, लेकिन ये पार्शली क्लोज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पार्शली क्लोज होएगा तो प्रॉपर जो एयर इनसाइड द एयरवे जा रही होती है वो नहीं जा सकती। तो जो डायमीटर ऑफ फेरिंग्स है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे रिड्यूस होएगा तो उसके रिजल्ट में एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो जैसे ही आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो एक वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है, दैट इज नोन एज स्नोरिंग। जैसे आप कहते हैं कि खराटे ले रहे हैं। अब ये खराटे क्यों होते हैं कि ये स्मूथ मसल के रिलैक्स होने की वजह से, या जो आपका फेरिंग्स है उसकी पार्शियल ओपनिंग की वजह से, पार्शियल क्लोजिंग की वजह से। इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये स्मूथ मसल्स होते हैं ये रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं वाइल स्लीपिंग। उस कंडीशन को कहा जाता है स्लीप एपनिया, कि आप सो रहे हैं, सोते सोते आपका सांस बंद होने लग जाता है। जब सांस बंद होएगा तो उस कंडीशन को स्लीप एपनिया कहा जाता है। ये एक डिजीज़ मैंने बताई है जिसका नाम है मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस के अंदर भी जो स्मूथ मसल है उसकी वीकनेस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही स्मूथ मसल की वीकनेस होएगी दैट विल लीड टू स्लीप एपनिया। इसके अलावा जब आप खाना खा रहे होते हैं या ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्वालनिंग फेज, तो जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं वो फेरिंग्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। उससे क्या होगा कि ओके वो फूड जिसने एयरवे में जाना था ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द फेरिंग्स वो क्लोज हो चुका होगा, तो इसलिए फूड ट्रैक एसोफेगस के अंदर चला जाता है। अगर एयरवे के अंदर जाएगा तो अगेन ये कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देता है। बेटा मैं आवाज़ तो नहीं बंद कर रहा, आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है। बाकी लोगों की आवाज़ का इशू है। ओके, ये जो हमने पढ़ा है ये आप 2 से 3 मिनट लें, इसको पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसमें अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है, सब म्यूकोसा है, स्मूथ मसल लाइनिंग है। उसके बाद हम इसको ब्लड सप्लाई को देख लेते हैं, ब्लड और नर्व सप्लाई को देख लेते हैं। यस बेटा, मिस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं। मिस्थीनिया ग्रेविस बेटा। मिस्थीनिया ग्रेविस बेटा, इसमें स्केलेटल मसल की भी वीकनेस हो जाती है और मेनली जो इफेक्ट कर रहे होते हैं वो आई के मसल्स होते हैं, फेस के मसल होते हैं और स्वेलमिंग के मसल इफेक्ट हो रहे होते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस के अंदर भी।
पढ़ लिया बच्चों? ओके वेल, कोई क्वेश्चन है इसमें से बेटा? सब मिकोजा के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर, ये मिकोजा लाइनिंग के अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, कोई वर्ड की समझ नहीं आई हो तो लेट मी नो। मेरा ख्याल है बहुत इजी है, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने पहले लेक्चर मेरा सुना होगा तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, ये सिर्फ आप लोगों की ईज़ के लिए। ओके, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ब्लड सप्लाई है ये फेशियल आर्टरी के थ्रू आ रही होती है, और जो वेनस रिटर्न है ये अगेन फेशियल वेन और इंटरनल जूगुलर वेन के थ्रू जा रही होती है। लेकिन जो नर्व सप्लाई है इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। अब जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो इसकी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के थ्रू हो रही होती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो वेगस और ग्लोसियोफेंजियल नर्व के थ्रू हो रही होती है। तो ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो कहाँ से आ रही होती है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से आ रही होती है। उसमें एमसीक्यूज में ये नाम दिए जा रहे होते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा बेशक। कि नर्व सप्लाई जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस और ग्लोसियोफेंजियल नर्व के थ्रू सप्लाई किया जा रहा होता है, और जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के थ्रू सप्लाई की जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये पढ़ लें आप और 10 मिनट की ब्रेक ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह इसके फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, उसके बाद लिरिक्स को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा, तभी आप 10 मिनट की ब्रेक इंजॉय कर लें। यस बेटा, न्यू लिंक से ओपन करेंगे। बेटा कॉलेज के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्रिंसिपल बेहतर जानती है मेरे से, क्योंकि अगर आप लोगों ने आना हुआ तो आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैसेज शेयर कर दिया जाएगा कि आपने प्लान डेट को आना है। और उससे पहले मेरा ख्याल है वो कोरोना टेस्ट का भी बोल रहे थे कि हम नॉट रॉन्ग कि आपने कोरोना टेस्ट भी करवा के लेके आना है। ठीक है, बाकी आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे भी डिस्कस कर लें कि आप लोगों ने आना है या नहीं आना। ठीक है, बाकी लोगों के तो एग्ज़ाम है डेफिनेटली, उन लोगों ने 15 सितंबर से आना है, लेकिन आप लोगों का मुझे कंफर्म नहीं है। अगर मेरे पास कोई न्यूज़ होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा।